चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए भाग लिया। दोस्तों, यह इतिहास में पहली बार है जब भारतीय वायुसेना किसी ऐसी आपदा में भाग ले रही है। दोस्तों, तो टिड्डियों के नियंत्रण में अभी हाल ही में किस सेना ने भाग लिया? तो भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। दोस्तों, यह वायुसेना के इतिहास में पहला उदाहरण है। तो यहाँ पे याद रखना कि पहली बार ऐसी किसी आपदा में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में वायुसेना ने राजस्थान में टिड्डियों के नियंत्रण कार्य में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा जोधपुर जिले में रेगिस्तान की बहुत बड़ी भूमि पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। दोस्तों, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। दोस्तों, इसके बारे में और देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं और नवीनतम तकनीक और उपकरण जैसे ड्रोन और बेल हेलीकॉप्टर, दोस्तों ड्रोन और बेल हेलीकॉप्टर के द्वारा इन टिड्डियों को भगाने एवं इन पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा भारतीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है 3 दशक में, मतलब 30-40 वर्ष में पहली बार हुआ है जब टिड्डियों का इतना प्रकोप है। दोस्तों, हम इसके बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा टिड्डियों का प्रकोप दिखा है। दोस्तों, और यहाँ के किसानों को इन टिड्डियों की वजह से बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ गया है। दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं सेकंड न्यूज़ अपनी। यहाँ पे दोस्तों सेकंड न्यूज़ दी गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। दोस्तों, इसमें क्या होगा? तो दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें ऐसे भारतीय सर्वश्रेष्ठ ऐप, दोस्तों जो ऐप भारत में ही बना हो, भारत का ही हो, ऐसे भारतीय सर्वश्रेष्ठ ऐप को चुना जाना है जो पहले से यूजर्स के द्वारा या भारतीय नागरिकों के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हो, और जो ऐप विश्व स्तर पर बहुत अच्छे ऐप के रूप में उभर सकता हो, ऐसे ऐपों को ढूंढकर सामने लाना है। दोस्तों, तो इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये याद रखना किससे संबंधित है, भारत इनोवेशन चैलेंज। तो दोस्तों, ये एक ऐसी भारतीय ऐप से संबंधित है, आप याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया गया। दोस्तों, कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया गया अभी हाल ही में। दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो पर्यटन से संबंधित है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया। इस अभियान के द्वारा पर्यटकों को राज्य के पर्यटक स्थलों पर भ्रमण के लिए आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, तो इंतजार आपका अभियान किस राज्य का है? दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी बात है, एमपी का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। साथ ही साथ दोस्तों, इंतजार आपका कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, पर्यटकों को आकर्षित करने से संबंधित है। तो इसे याद रखना, पर्यटन विभाग से संबंधित है। इसके बारे में और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड राज्य के विविध धार्मिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थलों जैसे कि महाकालेश्वर, पचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर मानसून मौसम के दौरान पर्यटकों को आमंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, तो इसे याद रखिए। दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इसे याद रखना, अभी हाल ही में दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी के द्वारा किया गया है। यह दुनिया भर में 10,000 से अधिक बेड के साथ सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। इसके बारे में दोस्तों याद रखना, कहाँ पे स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर? तो दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास, यह एक आश्रम या भवन बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसे स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में और देख लेते हैं आगे। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाई है वो निभाई है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने, जो कि दिल्ली में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, इसे याद रखना, जो राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर दिल्ली में स्थापित किया गया है, इसे किसने अभी हाल ही में किसने स्थापित करने में मदद की है? तो दोस्तों, ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए ITBP एवं अन्य CAPF के 1,000 से अधिक डॉक्टर्स, दोस्तों यहाँ पे सेना के डॉक्टर्स हैं। एक चीज़ याद रखना, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे ITBP का नाम आया तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी दोस्तों, और वो भी CRPF अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो दिल्ली में। दोस्तों, याद रखना, इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि हाईलाइट है। अभी अभी इसके बारे में न्यूज आई है तो इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे इटली में वैज्ञानिक आल्प्स में गुलाबी हिमनदों की रहस्यमय उपस्थिति की जांच कर रहे हैं दोस्तों अभी हाल ही में ये बात सामने आई है कि इटली में जो आल्प्स पर्वत है यहाँ के जो हिमनद हैं वो गुलाबी हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है पता लगाने के लिए अभी अभी यहाँ के वैज्ञानिकों ने जांच शुरू कर दी है दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं हम। ये हिमनद शैवाल के कारण रहस्यमयी तरीके से गुलाबी हो रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तेज कर देती है। यह शैवाल यहाँ पर आते हैं और दोस्तों यहाँ के हिमनदों को धीरे धीरे करके गुलाबी रंग का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिमनद गुलाबी हैं, तो गुलाबी रंग के हो रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। इटली के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद बायाजियो डी मेरो के ने कहा है कि प्रेसेना ग्लेशियर, दोस्तों ये याद रखना, प्रेसेना ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? प्रेसेना ग्लेशियर जो कि ग्रीनलैंड में स्थित है, कि कुछ हिस्सों पर गुलाबी बर्फ देखी गई है जो कि इन्हीं पौधों के कारण हो रही है, शैवालों के कारण हो रही है दोस्तों। तो इसके बारे में आप याद रखना कि कौन सा ग्लेशियर है, तो ग्रीनलैंड का प्रेसेना ग्लेशियर है दोस्तों, जो कि अभी अभी कैसा होता जा रहा है, तो गुलाबी रंग का होता जा रहा है और ये कहाँ पे? आल्प्स पर्वत के पास में है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है हमारी। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने 5G नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया में चीन की 2 कंपनियों को शामिल नहीं करने की अपील की है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने 5G नेटवर्क, दोस्तों अभी 4G चल रहा है, तो 5G यानी 5th जनरेशन की जो नेटवर्क स्पीड के लिए अभी 5G लॉन्च किया जा रहा है, तो उसके लिए जो नीलामी हो रही है उस प्रक्रिया में जो व्यापारी संघ है, इन्होंने चीन की 2 कंपनियों को शामिल ना करने के लिए कहा है दोस्तों। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कौन सी वो चीन की 2 कंपनियां हैं दोस्तों। तो हाल ही में अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, दोस्तों इन्हें याद रखना, ये कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की से अपील की है कि देश के 5G नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया में चीन की 2 कंपनी हुआवाई टेक्नोलॉजी ZTE कॉरपोरेशन, दोस्तों इन दोनों के बारे में याद रखना कौन सी वो 2 कंपनियां हैं, तो हुआवाई टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही साथ दोस्तों ZTE कॉरपोरेशन, इन दोनों चीनी कंपनियों के लिए जो अभी भारतीय व्यापारी संघ है, इन्होंने 5G नेटवर्क नीलामी में शामिल ना करने के लिए अपील की है दोस्तों। किससे की है? तो रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। तो इसके बारे में याद रखना। इनके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। तो इन कंपनियों को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बैन कर दिया है दोस्तों। ये दोनों कंपनियां हैं हुआवाई टेक्नोलॉजी और ZTE कॉरपोरेशन, इन दोनों कंपनियों को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों को साजिश रचने, काले धन को सफेद करने एवं बैंक धांधली के आरोप पहले से ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ हमारी दी गई है, दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल रिकॉर्ड 12 दिनों में बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों याद रखना कि अभी अभी हाल ही में रिकॉर्ड 12 दिनों में तैयार होने वाला कौन सा हॉस्पिटल है जो कि कोविड केयर के लिए बनाया गया है दोस्तों? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी सबसे ज़्यादा स्पीड में बनने वाला अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल है, जो कि कहाँ पे है? तो दिल्ली में है दोस्तों, इसे याद रखना। इसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया है। इस अस्पताल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, दोस्तों इसके बारे में याद रखना किसने करवाया है? तो इस अस्पताल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने गृह मंत्रालय, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा एवं विकास संगठन ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बल और टाटा सन्स एवं अन्य निजी कंपनियों की भागीदारी से इसे तैयार किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है? तो इसमें 250 ICU वार्ड है दोस्तों, इसके साथ ही साथ 1000 बिस्तर हैं। यह अस्पताल 5 जुलाई 2020 को प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, खोल दिया गया। तो इसके बारे में याद रखना। और इस अस्पताल का रखरखाव कौन करेगा दोस्तों? तो DRDO करेगा। इसके बारे में याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल सबसे ज़्यादा स्पीड में बनने वाला अस्पताल है। महज 12 दिनों में ये बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुल 250 ICU वार्ड हैं, 1000 बिस्तर के साथ यह 5 जुलाई 2020 को प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। इसका रखरखाव कौन कर रहा है? तो DRDO कर रहा है। रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बल आदि सभी संगठनों ने इसमें मिलकर अपनी अपनी भागीदारी दी है दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में CBSE ने, दोस्तों किसने? CBSE ने समृद्ध स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। किसने की है? तो CBSE ने समृद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने समृद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के लिए CBSE ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि CBSE ने अभी हाल ही में किसके साथ छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये फेसबुक के साथ इन्होंने साझेदारी की है। इसके बारे में वो देख लेते हैं। यह कार्यक्रम
इस कार्यक्रम का यह पहला चरण है जो कि अगस्त से नवंबर के मध्य आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो आभासी मोड में यह अगस्त से नवंबर में इसका पहला कार्यक्रम प्रारंभ होगा दोस्तों। इसके बारे में और देख लेते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 सप्ताह का होगा, जिसमें 10,000 शिक्षकों को संबंधित वास्तविकता प्रशिक्षित किया जाएगा दोस्तों, और 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों किस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा छात्रों को? डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इन्हें क्या प्राप्त होगा? तो CBSE और फेसबुक से एक संयुक्त प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा दोस्तों। इसके लिए किया गया। तो अभी आपको एक चीज़ याद रखना है कि हाल ही में जो CBSE है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसने किसके साथ अभी साझा किया है या साझेदारी की है? तो फेसबुक के साथ साझेदारी की है शिक्षकों और स्टूडेंटों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी दी गई है वार्तावली। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। वार्तावली संस्कृत समाचार पत्रिका DD न्यूज़ पर निरंतर प्रसारण के 5 वर्ष पूरे कर चुकी है। दोस्तों याद रखना कौन सी पत्रिका है? तो वार्तावली एक पत्रिका है जो कि किस भाषा की है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना है, यह संस्कृत भाषा की समाचार पत्रिका है जो कि DD न्यूज़ पर प्रसारित होती है दोस्तों। तो इसके 5 वर्ष अभी पूरे हो गए हैं, तो इसके बारे में याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बारे में और देख लेते हैं। हाल ही में वार्तावली संस्कृत समाचार पत्रिका DD न्यूज़ पर निरंतर प्रसारण के 5 वर्ष पूरी कर चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका से जुड़े लोगों को बधाई दी है दोस्तों। तो इसके बारे में वो देखते हैं आगे क्या दिया गया है दोस्तों। इसके बारे में दिया है वार्तावली एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि संस्कृत की भाषा की पत्रिका है। तो इसके बारे में दोस्तों याद रखना, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वार्तावली किस भाषा की पत्रिका है? तो यह संस्कृत भाषा की है दोस्तों। पहली बात यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यह कैसी पत्रिका है? दैनिक है, साप्ताहिक है या मासिक है? तो साप्ताहिक है, यहाँ से क्वेश्चन ए भी बन सकता है दोस्तों। इसका प्रसारण कहाँ पे होता है? तो इसका प्रसारण DD नेशनल पर होता है। इसके बारे में भी याद रखना। इसके DD न्यूज़ पर इसका कंटिन्यूअस प्रसारण होता है। विश्व स्तर पर संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए आवश्यक। दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़। इसके बारे में देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्र पर भी अपना दावा किया है। तो दोस्तों एक चीज़ आप समझ ही सकते हैं, जो चाइना है, चाइना के चारों तरफ जो भी देश लगे हुए हैं उनके साथ चीन का जो सीमा विवाद अभी चल ही रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ निकल के आनी है। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्र पर भी अपना दावा किया है, और चीन ने भूटान के साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य पर अपना दावा किया है, जिस पर भूटान ने विरोध जाहिर किया है। तो दोस्तों याद रखना है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी पिक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि भूटान में, लेकिन चीन अभी बोल रहा है कि ये हमारे क्षेत्र का है। तो दोस्तों इसके बारे में आप समझ ही सकते हैं। और अभी चीन का जो दावा है वो दोगुनी तरीके से यहाँ पे प्रेशर लगाया जा रहा है चीन की तरफ से कि नहीं ये हमारा ही क्षेत्र है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्र विकास की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के अंतर्गत जो साक्तेंग अभ्यारण्य को धन प्राप्त होता था, उस धन पर भी रोक लगा दी है। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए साक्तेंग अभ्यारण्य को जो भी धन मिलता था, उस पर भी अभी हाल ही में रोक लगा दी है। किस वजह से दोस्तों? क्योंकि ये बोल रहे हैं ये भूटान का नहीं, ये हमारा क्षेत्र है, वो भूटान क्षेत्र में आता है। तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़। इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में चाइना के आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में संदिग्ध बुबोनिक प्लेग का मामला दर्ज हुआ है दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं। अभी आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे कोविड-19, कोरोना वायरस, इसके साथ ही साथ G4 वायरस, अभी बुबोनिक प्लेग की तीसरी कंडीशन ये हमारे सामने आ रही है, जो कि हम देख पा रहे हैं पूरे विश्व किस चीज़ से जूझ रहा है यहाँ के मामलों में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। तो दोस्तों ये बुबोनिक प्लेग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में चीन के एक अस्पताल में आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में संदिग्ध बुबोनिक प्लेग का मामला दर्ज हुआ है। तो दोस्तों ये बुबोनिक प्लेग का मामला दर्ज हुआ है। इसके लिए नायान नूर, यहाँ के शहर नायान नूर शहर की स्वास्थ्य समिति ने तीसरे स्तर का अलर्ट जारी कर दिया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कौन सा शहर है? तो बायान नूर यहाँ का जो शहर है, इसने क्या कर दिया है? तो यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं। चीन में प्लेग के मामले असामान्य नहीं है, लेकिन इसका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और साल 2009 से 18 तक के बीच में कुल इससे 26 लोग संक्रमित हो चुके हैं, और जिनमें से 11 की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों ये चीज़ भी सोचने वाली है कि धीरे धीरे ये कहानी कहीं कोरोना वायरस जैसी ना हो जाए। तो इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखना, कौन सा प्लेग है? तो बुबोनिक प्लेग है दोस्तों। इसके बारे में और देखते हैं। तो दोस्तों बुबोनिक प्लेग जो है एक दुर्लभ गंभीर जीवाणु संक्रमण किससे होती है दोस्तों? तो जीवाणु संक्रमण से होती है, जो पिस्सू द्वारा फैलती है दोस्तों। तो इसे याद रखना, किसके द्वारा फैलती है? तो पिस्सुओं के द्वारा फैलती है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो इसे प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो इसके चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज़ आपके लिए। यहाँ पे देख लेना, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। इसके बारे में विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ पहले टीके के सफल परीक्षण के मामले में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों
सबसे पहले लुई पास्चर ने सफलतापूर्वक 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका बनाया था। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, कौन सा वायरस, तो रेबीज वायरस के खिलाफ बनाया था। कब बनाया था, तो 6 जुलाई 1885 को। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जूनोसिस संक्रमण रोग, जो कि संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने पर सीधे मनुष्यों में फैल जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण भी हो सकता है। और सबसे आम जूनोसिस रोग जो हैं वो प्लेग, रेबीज, तपेदिक, खुजली, ये सभी क्या है, जूनोसिस रोग है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन लुईस पास्चर ने जो कि क्या बनाया था, रेबीज वायरस के खिलाफ टीका बनाया था। तो 6 जुलाई 1885 को बनाया था, इसी दिन जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज़ याद। चलिए दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप इलाइटमेंट। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सी है, तो इलाइटमेंट है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की पहली सोशल मीडिया एप्लीकेशन इलाइटमेंट लॉन्च की है, जो कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक IT पेशेवरों के साथ होमोग्रोन एप्लीकेशन बनाने के लिए अपने अपनी योगदान के साथ बनाई गई है दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं। इलाइटमेंट का पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है। दोस्तों याद रखना, इलाइटमेंट एक मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के जैसे काम करेगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, किस कंपनी ने बनाई है, तो सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह कंपनी बनाई गई है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके दो चीज़ें याद रखना आप यहाँ पे, वही ऐप कौन सी है, भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप, तो इलाइटमेंट है दोस्तों। सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ऐसे बनाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 की घोषणा हो गई है दोस्तों। यह किसे मिला है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है दोस्तों। ये है डी कॉक। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में अफ्रीका में किसे चुना गया है दोस्तों, तो ये क्विंटन डी कॉक को चुना गया है। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की एक पुस्तक लिखी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी ने अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की पुस्तक लिखी है दोस्तों। यह क्या है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की एक पुस्तक लिखी है, जो इस महीने के अंत तक रिलीज हो जाएगी दोस्तों। और इस पुस्तक का निष्पादन परिसंपत्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है। तो दोस्तों किस पर केंद्रित है, तो परिसंपत्तियों के मुद्दों पर केंद्रित यह पुस्तक है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अभी हाल ही में किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना प्रारंभ की है। इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में किसने दोस्तों बलराम योजना प्रारंभ की है, तो ये उड़ीसा की सरकार ने की है दोस्तों। बलराम योजना को बलराम ताल से कनेक्ट मत करना, ये अलग योजना है। बलराम योजना ये किसके लिए है, तो किसानों को फसल ऋण देने से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए यहाँ पे बलराम योजना शुरू की है। और नई योजना के तहत सभी भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा दोस्तों। और बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों तक 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य बनाया है। तो इसके बारे में याद रखना, बलराम योजना क्या है, तो उड़ीसा की एक योजना है जो कि किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसका लक्ष्य क्या है, तो 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने की योजना है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय